His Highness जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सताव्याग्र समाहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर एमएडी एसीटीसी और सीआरसी के ये थे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो कि हमारी स्टोरी द टाइगर किंग के प्रोटोगनिस्ट या हीरो हैं। लेकिन छोटे में महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम को द टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों था, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और यह कहानी शुरू होती है तब से जबकि महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम मात्र 10 दिन के थे। जब उनका जन्म हुआ और 10 दिन के हुए तो उनके पिता उस समय के महाराजा ने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों को बुलाया उनका भाग्य देखने के लिए। और तमाम गणनाओं के बाद जो उनके चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने उनकी तमाम खूबियां बतलाते हुए अचानक एक ऐसी बात कही जिससे कि सारा का सारा दरबार स्तब्ध रह गया, चुप रह गया। और प्रेडिक्शन यह थी कि युवराज की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तभी 10 दिन के युवराज ने मुंह खोला और उन्होंने कहा कि ओ वाइस प्रॉफिट, there is no point in telling that one day I will die because all the human beings who are born in this world have to die one day. But the point in prediction will be when you tell me the manners of my death. वाकई में यह एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन था और इसने सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स को एकदम आश्चर्य में डाल दिया कि यह 10 दिन का क्राउन प्रिंस न ही सिर्फ बोलता है बल्कि एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछता है। खैर, उसका आंसर चीफ एस्ट्रोलॉजर ने दिया कि चूंकि बालक का जन्म बुल स्टार में हुआ है और बुल और टाइगर से एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए बालक की मृत्यु का कारण टाइगर बनेगा। लेकिन उसके बाद फिर एक घटना हुई और टाइगर किंग, उस बालक ने सभी टाइगर्स को वार्न करते हुए कहा, टाइगर्स बी वेयर। यह घटना प्रतिबंधपुरम स्टेट में चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक बनी रही। और जैसे समय के साथ सारे के सारे गॉसिप्स और सारी के सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठंडी पड़ जाती हैं, उसी तरीके से इस घटना को भी लोगों ने लगभग भुला सा दिया, या यूं कहा जाए कि वो डॉर्मेंट स्टेट में चली गई। इस स्ट्रेंज घटना के बाद प्रतिबंधपुरम में फिलहाल कुछ भी अतिरिक्त या विचित्र नहीं हुआ। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर बाकी बच्चों की तरह या क्राउन प्रिंसेस की तरह उनका लालन पालन होने लगा। और यहाँ पर कल्कि ने व्यंग किया है कि हालांकि वो हिंदुस्तानी राजकुमार थे, लेकिन उनका लालन पालन एकदम अंग्रेजी स्टाइल में हो रहा था। वो दूध पीते तो अंग्रेजी काऊ का, वो उनका लालन पालन करती थी एक अंग्रेजी आया। उनकी ट्यूशन या उनकी एजुकेशन थी वो इंग्लिश में हुआ करती थी। और अगर बड़े होकर के उन्होंने फिल्म भी कुछ देखा तो वो अंग्रेजी मूवी ही देखा। 20 साल के हो जाने के बाद क्राउन प्रिंस जिलानी जंग जंग ने राजगद्दी संभाली। और वो जो एस्ट्रोलॉजर वाली घटना या र्यूमर कहें, प्रतिबंधपुरम में जो डॉर्मेंट हो चुकी थी फिर से सर उठाने लगी। और धीरे धीरे करते करते यह समाचार महाराजा और प्रतिबंधपुरम तक भी पहुंचा। चूंकि प्रतिबंधपुरम के जंगल में बहुत सारे शेर थे और इसलिए जंग जंग बहादुर का अलर्ट होना स्वाभाविक था। और इमीडिएटली उन्होंने विचार किया कि जब सेल्फ डिफेंस में काऊ भी मारना अपराध नहीं है तो क्यों न हम शेर को मारें। और वो निकल गए टाइगर हंट पर। वहां राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने इस एक्सपेडिशन में पहला टाइगर मारा। और तुरंत ही उन्होंने राज ज्योतिषी, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसको बुला भेजा और टाइगर की डेड बॉडी दिखलाते हुए पूछा कि मिस्टर ज्योतिषी, मिस्टर एस्ट्रोलॉजर, नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू सी हियर।
एंड व्हाट डू यू से नाउ? राज ज्योतिषी ने जवाब दिया कि महाराजा 99 टाइगर्स तो इसी तरीके से मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर से महाराजा को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। महाराजा को भी जोश आया और उन्होंने तुरंत कहा कि अगर 100वां टाइगर भी मैं मार दिया तो क्या करोगे? राज ज्योतिषी घबराए तो बहुत, लेकिन फिर भी उनको अपनी ज्योतिष विद्या पर पूरा भरोसा था और उन्होंने फाइनली ये आंसर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को फाड़ करके आग लगा दूंगा, अपनी टफ्ट या चुंडी कटवा लूंगा और इस प्रोफेशन को छोड़ करके मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। कुल मिलाकर के राज ज्योतिषी के मुताबिक ये घटना होनी थी तो फिर होनी ही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं संभव था। महाराजा ने भी ज्योतिषी के चैलेंज को दिल से लगा लिया और उन्होंने अपना इसको एक मिशन बना लिया और शपथ लिया कि जब तक 100 टाइगर्स को वो नहीं मार देते, कोई भी स्टेट अफेयर्स यानी राजकाज में अब वो ध्यान नहीं देंगे, बल्कि राजकाज को उन्होंने तब तक के लिए लंबित कर दिया। टाइगर हंट पर स्टेट में प्रतिबंध लगा दिया गया और टाइगर हंट सिर्फ महाराजा ने अपने लिए सुरक्षित रखा। किसी और का टाइगर पर एक पत्थर भी फेंकना गुनाह था, अपराध माना जाता था। और इस तरीके से एक के बाद एक महाराजा टाइगर हंटिंग में लग गए। इसका मतलब यह नहीं था कि टाइगर हंटिंग में कोई भी खतरा नहीं था और इसको आसानी से महाराजा कर रहे थे। कई बार उनके सामने खतरे आते थे, लेकिन हर बार महाराजा ही विजय पाते। एक बार तो एक बहुत विचित्र सा खतरा आया जिसमें कि महाराजा को अपना राज्य ही डूबता नजर आने लगा। हुआ यूं कि ब्रिटिश राज में एक बड़े ब्रिटिश अधिकारी ने महाराजा के किंगडम में टाइगर हंट करने की इच्छा व्यक्त किया, लेकिन चूंकि महाराजा के राज्य में टाइगर हंट पर दूसरों के लिए एकदम पूर्ण प्रतिबंध था, ब्रिटिश अधिकारी को अलाउ करने का मतलब अपने ही आज्ञा का स्वयं उल्लंघन करवाना। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी को मना करने के अपने और भी खतरे थे, उसकी नाराजगी महाराजा नहीं मोल ले सकते थे। इसलिए महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी को खुश करने के लिए मेम साहब को खुश करना उचित समझा। और चूंकि महिलाएं गहनों की प्रेमी होती हैं और इसलिए कैलकाटा की एक ब्रिटिश कंपनी, ज्वेलर्स की कंपनी जो थी, ज्वेलरी बनाती थी, वहां से महाराजा ने 50 कॉस्टली डायमंड रिंग्स सैंपल के रूप में मंगवाए और वो सारे के सारे एक्सपेंसिव रिंग्स उन्होंने मैडम को, मेम साहब को भिजवाया। और उसमें आइडिया ये था कि एक या दो मैडम सिलेक्ट कर लेती और बाकी के रिटर्न हो जाते, लेकिन मैडम के भी लालच की हद, उन्होंने सारे के सारे 50 रिंग्स अपने पास रख लिए और महाराजा को थैंक्स भेजा। खैर, महाराजा के ऊपर वाकई बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आया, क्योंकि 2 दिनों में जो बिल आया वो था 3 लाख रुपए का। लेकिन महाराजा को यह संतोष था कि भले ही उनके 3 लाख रुपए चले गए, लेकिन उनका राज्य तो बच गया। इस तरीके से महाराजा ने लगभग 10 वर्षों में 70 टाइगर्स अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के मार गिराए। लेकिन उसके बाद महाराजा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एक और हर्डल महाराजा के टाइगर हंट एक्सपेडिशन पर आ लगा। टाइगर्स की पॉपुलेशन प्रतिबंधपुरम में एक्सटिंक्ट हो गई थी और महाराजा को अभी 30 टाइगर्स और मारने थे। और एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुला भेजा और उनको ऑर्डर दिया कि अपने आसपास के राज्य में टाइगर्स के पॉपुलेशन की गणना कराई जाए, यानी उसकी स्टैटिस्टिक्स निकाली जाए
और फिर उसके बाद दूसरा स्टैटिस्टिक्स ये निकाला जाए कि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो, क्या वहाँ पर कोई ऐसी राजकुमारी है जो कि हमारी ब्राइड बन सकती है। क्योंकि महाराजा ने यह सोचा कि अब एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया जाए जिससे कि वो जब भी अपने इन लॉज के यहाँ जा सकें वो टाइगर हंट कर सकें। तो इस तरीके से उनका 30 टाइगर्स वाला जो कोटा था वो किसी भी तरीके से पूरा होना चाहिए था। खैर ऐसा हुआ भी और महाराजा ने एक राजकुमारी से शादी किया और जब भी अब महाराजा अपने इन लॉज के किंगडम जाते तो लौटते कम से कम 5 से 6 टाइगर मारकर। तो धीरे धीरे करते करते महाराजा 99 टाइगर्स का कोटा उन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन 100वां टाइगर मारना अभी बाकी था। बस एक टाइगर और महाराजा चैन से रह सकते थे। लेकिन महाराजा के जीवन में चैन इतना जल्दी नहीं आने वाला था। हुआ यूं कि 99 टाइगर्स के बाद महाराजा के ससुराल में भी, यानी उनके इन लॉ के यहाँ भी, उनके राज्य में भी टाइगर्स की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई। महाराजा की बेचैनी बढ़ने लगी और द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. एस्ट्रोलॉजर की बात महाराजा को हॉन्ट करने लगी, क्योंकि आखिरकार टाइगर एक फेरोशियस एनिमल है और बिना उसको मारे महाराजा चैन की नींद नहीं ले सकते थे। और 100वां टाइगर था कि मिल नहीं रहा था। लेकिन जल्द ही महाराजा को अपने राज्य से ही एक खुशखबरी मिली और खुशखबरी ये थी कि उनके एक हिल साइड के विलेज से शीप्स अचानक गायब होने लग गए थे। तो विलेजर्स ने जब यह नोटिस किया तो उन्होंने सबसे पहले तो यह कन्फर्म करना चाहा कि कहीं यह कार्य खादर मियाँ साहब और वीरासामी नायकर का तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों लोग ऐसे थे उस गांव में जो कि पूरे के पूरे शिप को हजम करने का हाजमा रखते थे। तो जब यह कन्फर्म हो गया कि यह कार्य इन दोनों लोगों का नहीं था तो विलेजर्स दौड़े दौड़े पहुंचे महाराजा के पास यह खुशखबरी देने के लिए कि महाराजा लगता है टाइगर हंट कर रहा है और वही शीप को मार रहा है। तुरंत मारे खुशी के महाराजा ने अनाउंस किया कि इस गांव के 3 साल के लगान माफ कर दिए जाएं। यह उनका इनाम था गांव वालों के लिए। और इस इनाम के अनाउंसमेंट के तत्काल बाद महाराजा टाइगर हंट के लिए निकल पड़े। उन्होंने उस गांव में डेरा डाल दिया, लेकिन फिर भी महाराजा को चैन कहाँ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, सप्ताह बीता और कई दिन निकलने लगे, लेकिन टाइगर था कि वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। अब महाराजा की बेचैनी, उनकी एंजाइटी गुस्से में तब्दील होने लगी और अचानक एक दिन महाराजा ने गुस्से में जो टैक्स माफ किया था उसको हटा करके उनका टैक्स डबल कर दिया। बहुत सारे अधिकारी उनके जो कि टाइगर सर्च में लगे हुए थे वो अपने जॉब खो बैठे और यहाँ तक कि दीवान साहब के भी जॉब पर खतरा मंडराने लगा। अपनी जॉब बचाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और मद्रास जाकर के वहां के चिड़ियाघर से एक मरियल सा टाइगर चिड़ियाघर का कार में बिठाल करके उन्होंने प्रतिबंधपुरम के जंगलों में ले आकर के, जहां महाराजा ने डेरा डाला हुआ था, जहां पर उन्होंने कैंप किया हुआ था, वहां छोड़ दिया। और अगले दिन वही टाइगर महाराजा के सामने लाया गया।
महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुरंत उन्होंने निशाना साधा और दाग दिया टाइगर पर। महाराजा खुशी के मारे कि अब 100वां टाइगर मार दिया गया था, अब उनके जीवन को कोई खतरा नहीं था, उन्होंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया और साथ ही साथ अपना जीवन भी सुरक्षित कर लिया। सो द महाराजा was overcome with elation or joy, and he ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession, and himself he hasted away in his car. महाराजा के जाने के बाद उनके साथ के हंटर्स ने महाराजा का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए टाइगर की बॉडी, डेड बॉडी उठाने के लिए जब वहां पर उसके पास पहुंचे तो अचानक उन्होंने देखा कि टाइगर अपनी आंखें खोल दिया। टाइगर ने अपनी आंखें खोला और आंखें घुमाने लगा आश्चर्य में कि यह क्या हो रहा था। वाकई में हुआ यह था कि महाराजा ने तो बहुत केयरफुल एम लेकर के टाइगर को शूट किया था, लेकिन वो निशाना महाराजा का चूक गया था और टाइगर तो बेचारा गोली की आवाज सुनकर बेहोश हो गया था। कल्कि हैज यूज्ड irony here to express that the tiger, which is supposed to be one of the most ferocious creature, he was so weak that he could not withstand even the sound or rattling sound of the bullet and crumpled down. This is mainly because the way they are tortured in the zoos, the way they are kept hungry in the zoos, and thus Maharaja, what he felt that he had killed the 100th tiger, but in fact it was not. लेकिन समस्या यह थी कि महाराजा को यह बतलाता कौन कि महाराजा आपका निशाना चूक गया था। चूंकि यह सूचना देना तो मुश्किल था, इसलिए दरबारियों ने या शिकारियों ने एक जुगत निकाला। उन लोगों ने आपस में यह तय किया कि इस बात को महाराजा को तो नहीं बतलाएंगे, लेकिन कुछ और करना था। उन हंटर्स में से एक ने 1 फुट के डिस्टेंस से निशाना लगाया और दाग दिया उस टाइगर पर, और इस बार जाहिर है निशाना चूकने का कोई मतलब ही नहीं था और टाइगर तुरंत वहीं ढेर हो गया। टाइगर की डेड बॉडी को एक जुलूस की शक्ल में, एक सेलिब्रेशन के तौर से वो दरबार में लाया गया, किंगडम प्रतिबंधपुरम में लाया गया, जहां पूरे सेलिब्रेशंस के साथ, उत्सव के साथ उसको बरी किया गया, यानी उसका एक मकबरा जैसा बनाया गया। महाराजा जो अब तक अपने सारे राजकाज को छोड़कर सिर्फ टाइगर हंट में लगे हुए थे, और उन्हें यहां तक कि अपने क्राउन प्रिंस जो अब तक 3 वर्ष का हो चुका था, उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना नहीं याद था, तो अब उन्हें कुछ फुर्सत के क्षण मिले। और उसी समय कुछ दिनों के बाद क्राउन प्रिंस का, यानी नए युवराज का 3रा जन्मदिन आया। महाराज ने सोचा कि अब क्राउन प्रिंस को कोई एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं टाइगर किंग था, और इसलिए युवराज को कोई अच्छा सा प्रेजेंट ही देना उचित बनता था। महाराज शॉपिंग सेंटर्स गए और उन्होंने अलग अलग दुकानों पर देखा, तो एक टॉय शॉप में उन्हें एक टाइगर, वुडन टाइगर टॉय पसंद आया। उन्हें लगा कि ये युवराज के लिए मोस्ट बेफिटिंग गिफ्ट हो सकता है। महाराज ने शॉपकीपर से उसका दाम पूछा, उसका कीमत पूछा। हालांकि वो टॉय बहुत ही सस्ता था, उसकी कीमत मात्र 2.25 आने थी, लेकिन शॉपकीपर ने सोचा कि अगर इतना कम प्राइस कोट करेंगे तो महाराजा निश्चित रूप से उससे नाराज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि यह शॉपकीपर इतनी सस्ती सामान, इतना सस्ता सामान बेचने की उन्हें हिमाकत कैसे कर सकता था, और इसलिए उसने दिमाग लगाया
और महाराजा से कहा कि महाराजा, ये तो एक क्राफ्टमैनशिप का अनुपम नमूना है, एक अनूठा पीस है, इट्स अ यूनिक पीस। और अगर इसे $300 में भी लिया जाए तो वो बहुत सस्ता है। महाराजा भी कम नहीं थे, उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस को एक गिफ्ट सही। खिलौना पैक कर दिया गया। महाराजा आए और क्राउन प्रिंस के साथ लगे खेलने उस टाइगर टॉय से। लेकिन होनी को तो कुछ और मंजूर था, क्योंकि वो एक सस्ता सा लकड़ी का बना हुआ टाइगर था और उसको बनाया था एक अनस्किलफुल कारपेंटर ने, बढ़ई ने, जिसको कायदे से चिकना भी नहीं किया गया था। इसलिए उसके सरफेस पे बहुत सारे फांस निकले हुए थे, जैसे लकड़ी में फांस होते हैं उस तरीके से निकले हुए थे। और खेलने के दौरान महाराजा के हाथ में, उनके दाहिने हाथ में एक फांस लकड़ी का चुभ गया। वो महाराजा जिन्होंने टाइगर से लड़ाई लड़ा हो, कभी कभी बेयर हैंड से टाइगर से युद्ध किया था और हर बार जीते थे, एक छोटे से फांस का क्या महत्व। उन्होंने दूसरे हाथ से फांस को निकाला और फेंक दिया और फिर से बच्चे के साथ, युवराज के साथ खेलने में मशगूल हो गए। लेकिन जैसा होनी को तो कुछ और मंजूर था, दूसरे दिन उनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया। 4 दिन के बाद वो एक सेपरेटिंग सोर में कन्वर्ट हो गया, वहां पर सेप्टिक हो गया, जो कि उनके पूरे बाहों तक फैल गया। मद्रास से 3 बड़े-बड़े सर्जन बुलाए गए, फेमस सर्जन बुलाए गए महाराजा के इलाज के लिए। उन लोगों ने आपस में कंसल्टेशन किया और उस कंसल्टेशन और उस मंत्रणा के बाद वो लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि महाराजा के हाथों का ऑपरेशन, महाराजा के हाथ का, दाहिने हाथ का ऑपरेशन करना मस्ट था, वरना दिक्कत हो सकती थी। वो तीनों सर्जन ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन करने के बाद निकले और अनाउंस किया कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन महाराजा को वो बचा नहीं सके। द महाराजा इज डेड। उनके फाइनल वर्ड्स थे, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और जीवित टाइगर, 99 टाइगर के बाद 100वें टाइगर ने, जीवित टाइगर ने तो महाराजा को नहीं मारा, लेकिन एक लकड़ी के टाइगर ने महाराजा के जीवन का अंत कर दिया। बाकी के अपने सारे के सारे 99 टाइगर्स भाइयों का बदला ले लिया।